नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी खासतौर पे राहुल गांधी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, संसद से लेकर के सड़क तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक नए जोशो-खरोश में नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं जब से नए नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार अस्तित्व में आई, संसद सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी या कमोबेश कहें इंडिया गठबंधन ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी। उस दबाव की राजनीति में देखने को ये भी मिला कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक सफल भी होती नज़र आई। लेकिन बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया, जो वो फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं कठिन साबित हो रहा है। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत मंडोला जी। मंडोला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जो सैम पित्रोदा जी का जो बयान आया चुनाव के दौरान वंशवाद और सारे मुद्दों को लेकर के, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी उनको लेकर के फिर उनकी भूमिका में आती है, उनको ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद फिर से दे दिया जाता है। इस मुद्दे को बीजेपी ने बखूबी लपक लिया, जो कि कहीं न कहीं दबाव बनाने की राजनीति अब बीजेपी की तरफ से भी शुरू हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे कि सैम पित्रोदा क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए ज़रूरी है या मजबूरी बन गए हैं? नहीं, वो ज़रूरी है। मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ। ये कंप्यूटर के जनक हैं। जब राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने जब ये कंप्यूटर का युग लाए थे, तो उसमें सैम पित्रोदा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और सैम पित्रोदा राजीव जी के ज़माने में एक महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका में रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, उस समय अपना क्या कहते हैं, जो इन्होंने डिपार्टमेंट बदल दिया, सलाहकार की तरह से थे। योजना आयोग में एक मेंबर थे और इम्पोर्टेंट काम उनको दिया गया था। ये गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, और राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ, अब राहुल जी के साथ। और राहुल गांधी के जो विदेशी कार्यक्रम होते हैं, राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं, कहीं किसी को लेक्चर देना होता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना होता है, उसमें सैम पित्रोदा का ही अहम रोल होता है। उनको इसलिए इंडियन ओवरसीज की जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से। देखो, सैम पित्रोदा वो राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब वो इस परिवार के मेंबर जैसे हैं, गांधी परिवार के मेंबर जैसे हैं। लेकिन अब वो एक तरीके से सलाहकार, पीछे से सलाहकार भी है राहुल गांधी के विदेश मामलों के। अब पिछली बार जब वो विदेश दौरे पे गए थे राहुल गांधी, एक प्रोग्राम में उन्होंने अभी जो माइक बंद होने वाली बात अभी कल परसों फिर विवाद में आई है, वो फिर वहां पे भी उन्होंने बोला था। तो उसको लेकर राहुल गांधी की बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी कि आप देश के मामले को विदेश में जाके ना बोलें। लेकिन राहुल गांधी ने वो बात बोली थी, तो उसमें सैम पित्रोदा ने वो कार्यक्रम कराया था। उसके बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी ने उसको एक मुद्दा बना दिया और कहा कि संपत्ति का बंटवारे की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं में जैसे कि तमाम घोषणा पत्र में भी था। राहुल गांधी भी इस बात को कहते थे कि अगर जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसको बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आई थी, और वो एक मैसेज देने के लिए सैम पित्रोदा को पता था कि पार्टी से निकाला गया, क्या निकाला, किसने निकाला, या उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो एक महज, जिसे कहते हैं ना, अपनी जो स्थिति फजियत हो रही थी, उस फजियत से बचाने के लिए कांग्रेस ने उस समय ये फैसला किया कि सैम पित्रोदा को उनको निकाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट से। ऐसे ही अगर आपको याद हो, मणिशंकर अय्यर ने गुजरात के चुनाव के टाइम पर एक नीच शब्द का बोल दिया था। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, और जब चुनाव खत्म हो गए, उनको फिर पार्टी में वापस ले लिया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव भाषण के दौरान जब सैम पित्रोदा पर एक्शन की बात सामने आई, तो उन्होंने कहा ये दिखावा है, वो फिर वापस ले लिए जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, इस बार तो खैर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करा पिछले 2 बार के मुकाबले, तो उनको पार्टी ने फिर वापस ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके थे इलेक्शन से पहले ही कि भाई ये तो एक दिखावा है, सैम पित्रोदा कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही दिखाने भर के लेके आए, वापस आएंगे। तो सैम पित्रोदा विदेशी मामलों के जानकार हैं, इनके पारिवारिक सदस्य टाइप के हैं सैम पित्रोदा गांधी फैमिली के। इसलिए वो जरूरी है, और मजबूरी नहीं, जरूरी है कि भाई उनको रखना ही रखना है, क्योंकि इसी परिवार के पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन, जिसे कहते हैं, रहते विदेश में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब वो इंडिया में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो, मतलब ये बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है। बीजेपी पहले भी जानती थी, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह रहे थे कि ये तो एक दिखावा है उनको सैम पित्रोदा को साइड करने का, फिर ये वापस आएंगे। अब खबरें भी आई हैं
कि जो मोदी ने कहा वही हुआ कि सैम पित्रोदा को वापस ले लिया गया। तो ये कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर के साथ भी यही करा था। मणिशंकर अय्यर भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं परिवार के, और वो खुल के बोलते हैं कांग्रेस के पक्ष में, जो कि कहीं ना कहीं गांधी फैमिली के को अच्छे लगते हैं। तो वो सैम पित्रोदा के साथ भी वही वाली बात है, इसलिए सैम पित्रोदा कहीं नहीं जाने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे, गांधी फैमिली के साथ रहेंगे, राहुल गांधी के साथ रहेंगे। मतलब विदेश में जो भी कार्यक्रम राहुल गांधी के होंगे आगे भी या होते रहे हैं, तो सब सैम पित्रोदा कराते हैं। कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तुमको क्या बोलना है। तो मैंने अभी जैसे कहा ना कि उन्होंने वो माइक बंद वाली बात विदेश में कह दी थी जी जी कि मतलब वहां जी जी। लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो वो एक चलता रहेगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है थोड़ा फ्रंट फुट पे दिख रही है। जी जी। मतलब अजीत जी, मुझे लग रहा है कि ठीक है, मतलब आप अपने सहयोगियों को साधते हैं, समझते हैं, लेकिन ये हड़बड़ी वाला फैसला नहीं है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बमुश्किल 1 महीने भी नहीं हुए हैं, और जिस तरीके से उनको लाया जाना, भाई वो परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन इसको खुले मंच पर लाया जाना, क्या कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में होने हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी या बाकी बड़े चेहरे इनके लिए इसको मुद्दा बनाएंगे? नहीं, स्वाधीन इस तरह के जो मामले होते हैं ये मुद्दे नहीं बनते। एक आध बार भाषण में इनका जिक्र होगा। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो 2-4 बार बोलेंगे। सैम पित्रोदा चुनाव में असर नहीं डालते। वो हाँ, अगर वो कुछ ऐसी ऐसी बात बोले जो कि चुनाव पे असर डालने वाली बात हो, तब ये मुद्दा बनेंगे। वरना सैम पित्रोदा को अगर आप पब्लिक के बीच में बहुत जाना पहचाना नहीं जाता है। वो हम लोग एक जो एक इंटेलेक्चुअल सर्किल है या जी मीडिया जी में उनको जाना जाता है। सैम पित्रोदा एक ऐसा फेस नहीं है, उनसे ज्यादा पॉपुलर मणिशंकर अय्यर हो सकते हैं क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोग वो मंत्री रहे, इसलिए मणिशंकर अय्यर को तो जाना जाता है। सैम पित्रोदा को तो ये जाना जाता है कि भाई गांधी परिवार के कोई सदस्य है जो सलाहकार की भूमिका में काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं। मुद्दे दूसरे होंगे, मुद्दे यही होंगे जो अभी कांग्रेस आप पार्लियामेंट में देख रहे होंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण का मामला होगा, यही सब मुद्दे होंगे। इसलिए जी कांग्रेस जो है इसी मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में जो है हंगामा कर रही है, नीट का मामला हो, यही सब मुद्दे चलेंगे इलेक्शन में भी। अभी देखते रहिए, अभी जो है जैसे ये बजट आएगा, बहुत बजट क्या कहता है। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का जो बजट आया उसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। बहुत सारी जी घोषणाएं कर दी है, लाडली योजना मध्य प्रदेश की जैसी वहां भी शुरू कर दी है, बेरोजगारी जी भत्ता शुरू कर दिया है। तमाम, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बजट आ रहा है ये बजट आम बजट जो आएगा इसमें देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स का वो क्या होता है, मैं क्या होता है, सही किसानों के कहना। लिए, हाँ, किसानों के लिए क्या घोषणाएं होती हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये 4 राज्य जो चुनाव 4-5 राज्य आने वाले हैं जीतने बहुत जरूरी है। वो जानती है कि हमारी गठबंधन की सरकार को ताकत तभी मिलेगी जब हम ये चुनाव जीतेंगे। तो हमको देखना चाहिए ये जो बजट आम बजट क्या था। सैम पित्रोदा बस हो गया, 2-4 दिन और उनके बारे में सवाल जवाब होंगे, बयानबाजी होगी, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा, मेरा अपना आकलन। जी नहीं, आपका आकलन कमोबेश सही है। आपके आकलन से ही जुड़ा एक और मुद्दा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि आज यूपी कांग्रेस के एक नेता की तरफ से, या कह लें यूपी कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दबाव की राजनीति की 2 दिनों से लिए संसद का सत्र जो पहला जो 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ वो स्थगित हो गया। मुद्दा ये बनाया गया कि कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ से कहा गया कि नहीं, नीट एक बड़ा मुद्दा है, जनहित का छात्रों का मुद्दा है, इस पे चर्चा करनी चाहिए। सरकार के अपने तर्क थे। आखिरकार संसद के सत्र को स्थगित कर दिया गया। जो कांग्रेस का स्टैंड है और जो ये बयान में जिसका जिक्र कर रहा हूं उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये डिस्ट्रप्शन करती रहेगी, व्यवधान जिसको अगर कहें हिंदी में, वो करती रहेगी। क्या संसद के सत्र को रोक कर या संसद के सत्र को एक तरीके से बाधित कर देना, क्या ये जनहित का उल्लंघन नहीं है? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो, पहले तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। संसद के कामकाज में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो विपक्ष रहा है उसकी ये भूमिका रही है कि वो अपनी जी बात को व्यवधान डालकर ही साबित करना चाहता है। जो कल लोकसभा राज्यसभा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। राज्यसभा में तो सारी सीमाएं लांघ दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो बैल में आ गए, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। तो हालांकि उस पर सभापति धनखड़ बहुत नाराज भी हुए, उन्होंने कहा कि एक इतिहास बन गया
कि अपनी बात को कहने के लिए जो प्रतिपक्ष के नेता है उनको बेल में आना पड़ा। और हालांकि वो बाद भी में खड़गे ने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठतम अगर हम्म, नेताओं की श्रेणी कहा जाए तो शायद वो इस सत्र के सबसे नहीं वरिष्ठ नेताओं में से एक होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, उनका 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर हो चुका है। लेकिन खड़गे का कहना था कि भाई मैं जब बोलना चाह रहा था मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, मेरे को इग्नोर किया गया, और जब इग्नोर किया गया तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम बेल में आए। अब आगे ये राजनीतिक टकराव की होगी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कह रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने नीट के मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश कर ली। लेकिन स्वाधीन, मैं एक दूसरा पक्ष आपको आज बताने जा रहा हूँ, बड़ा जी इंपॉर्टेंट पक्ष है। वो पक्ष ये है कि सरकार की भूमिका आप पहले दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने वाले दिन से और कल तक की भूमिका आप देखें। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कहीं दबाव में नहीं है। अब आपको बताता हूं कैसे। सबसे जी पहले जब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, अपने हिसाब से मंत्री जो नियुक्त किए अपने हिसाब से किए, कोई दबाव बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। जो बिल्कुल डिपार्टमेंट बांटे अपने हिसाब से बांटे, लगता था कि मोदी कहीं डिफेंस में दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। सारे डिपार्टमेंट वापस उन्होंने अपने उन्हीं लोगों को दिए। और जब स्पीकर का चुनाव आया, स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जो चाहा वो किया, कहीं जी भी किसी प्रकार के मामले में। और सबसे अहम बात यह है, ठोक के आपातकाल को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण में डाला गया, और जी राष्ट्रपति ने आपातकाल पर जो टिप्पणी करी है वो कोई छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। जी लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं कोई बीच का समझौते वाला रास्ता दिखाएंगे, अभिभाषण में भी कुछ दिखाए, लेकिन अभिभाषण पूरी तरीके से मोदी का वही है सारा। अगर आप देखें, जो उनका पार्ट 1 था या पार्ट 2 था, पार्ट 3, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, कहीं नहीं लग रहा है मेरे को। वो ठीक है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो ढील दिए हुए, जिसे कहते हैं ना सरकार ने ढील दे रखी, आप बोले कोई जी दिक्कत नहीं है। उससे विपक्ष पहली बार, मतलब गठबंधन का विपक्ष है और गठबंधन की सरकार है, इंडी गठबंधन बना हुआ है अपोजिशन का, जिसमें संख्या बल ज्यादा हो गई इस बार, और राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही जो पहला पहला जो आया, ये हफ्ता गया है, उसमें उनसे एक गलती हो गई। गलती क्या होगी, अपने गठबंधन को यूनाइट नहीं रख पाए। ये मोदी सरकार की जीत है। अब आप कहेंगे गठबंधन को क्यों नहीं यूनाइट रख पाए? स्पीकर जी के चुनाव में कांग्रेस चाहती थी वोटिंग हो, मत विभाजन हो, बकायदा अपने जी सारे एमपीज को बुला के, समाजवादी पार्टी के एमपीज को बुला के उनको ट्रेनिंग दी गई सवेरे कि भाई आपको कैसे कैसे बटन दबाना है, क्या क्या करना है, और कैसे आपको वोटिंग करनी है। लेकिन बंगाल से ममता बनर्जी ने सीधा अपने सांसदों को कहा कोई वोटिंग नहीं होगी, आप अगर ध्वनि मत से चाहते हैं तो इनको बोलिए कि ध्वनि मत से होगा। अब समाजवादी पार्टी और दूसरे नेता समझ गए ये फैयत हो जाएगी अगर इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया टीएमसी ने, तो शुरुआत में फूट दिखाई देगी इंडिया गठबंधन में। तो वो उन्होंने जी राहुल गांधी को वहां पर बैकफुट में आना पड़ा और चुपचाप मानना पड़ा कि ठीक है ध्वनि मत से आप करा लीजिए। तो वो ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव सरकार की जीत है, वो पहली बात। नंबर 2 बात, अब जी जो सदन में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए, लेकिन संविधान में प्रतिपक्ष का नेता पद संवैधानिक पद नहीं है। वो कल जिस तरह से नीट को लेकर खड़े हुए और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, सब माइक बंद हो गया, वो कहीं ना कहीं, जी वो मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमको यही सब बोल के हमने पूरे पूरे 3 साल उन्होंने माइक बंद का मुद्दा बनाया। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा का उनका भाषण हाँ देखें, हम न्याय बिल्कुल यात्रा सही का कह रहे भाषण देखें। हैं। हमें हमें राज्यसभा में कम कवरेज मिलती है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए हम बाहर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आज हमने अपने उसमें लिखा भी इस बात को कि मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर आपके दिमाग में अभी ये बात चल रही है कि लोगों को, शायद उनको लगता है लोगों को ये बात सूट कर रही है, पब्लिक को लगता है कि वाकई नहीं बोलने दिया जाता है। देखिए बड़ा हास्यास्पद है, इसलिए हास्यास्पद है कि लोकसभा की कार्रवाई की अपनी एक सिस्टम है। उसका एक सिस्टम ये है कि जी एक तो माइक बंद खोल करने का कोई स्विच स्पीकर के पास नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, इस वो माइक के जो स्विच होते हैं वो सदस्य के अपने पास होते हैं, वो चाहे बंद करें खोल करें, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 बात, इसका एक केंद्र होता है अलग, जी जहां से कि वो सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उसका ये नियम है कि अगर जब जी विशेष उल्लेख के दौरान
या जब चर्चा हो रही होती है, विशेष उल्लेख चर्चा के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान, उसका टाइम लिमिट होता है। अगर जो मेंबर है उसको टाइम दिया जी, जाता है, आपको 3 मिनट होता है, वो 5 मिनट तक, 7 मिनट तक, 10 जी, मिनट तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब स्पीकर को लगता है ये अति हो गया है, तो तब वो कहता है कि इनका माइक बंद कर दीजिए। या कोई असंसदीय बात बात जी, बोल रहा होता है, तब कहा जाता है माइक बंद, तब वो दूसरी जगह से माइक बंद होता है। लेकिन ये कहना कि सरकार माइक बंद कर रही है, जी, ये बड़ा एक अजीब सी बात है। ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो ठीक है, नीट एक बड़ा मुद्दा है, उठाया जाना चाहिए, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं। जी, जी, सरकार ने सीबीआई की जांच बिठा दी, तमाम चीजें कर दी। अब आप ठीक है, आप विपक्ष में हैं, मुद्दा बनाइए। आपको एक मैसेज, देखिए क्या होता है, कई बार जी, मैसेज के लिए काम होता है। उन्हें पता है कि इसका चर्चा जी, शुरू होगी, अभिभाषण में बोलेंगे, अभिभाषण में भी नीट को लेकर खूब बोला जाएगा, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। और उसके बाद बजट आएगा, फिर बजट पे चर्चा होगी। तो कहने का मतलब इसके बाद मानसून सत्र नहीं आएगा, मेरे को लगता है इस बार, क्योंकि सीधे इलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा 4-5 राज्यों का। मैंने ये भी सुना है कि बिहार का चुनाव भी शायद इस जी, साल के आखिर में हो जाए। बिहार में कुछ जी, तैयारी जी, इसी तरीके से हो रही है कि चुनाव 2025 के बजाय 2024 में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ करा लिया जाए। तो हो सकता है कि राज्य के जी, चुनाव, तो अब ये आचार संहिता लग सकती है सितंबर में। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये समझ रहा है कि यही मौका है कि हमको इन 4-5 राज्यों में मैसेज देने के लिए संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, नीट पर लेकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार पे अटैक करो। तो अब ये एक तरीके से यूँ कह सकते हैं आप कि ये चुनावी मुद्दे बन गए। तो ये चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में जी, भी 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो एक-एक चुनाव की राजनीति हाँ, हो रही है। और जो अब जी, मेरा मानना है कि ये अभी उसमें चलेगा, अभी आपको कुछ और हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन नीट को लेकर कांग्रेस जब कह रही है कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, वो केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार ने अभी तक जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, या प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना वो दिखाया, वो झुके नहीं है, वो पूरे उसी ढंग से चल रहे हैं, जैसे कि जी, वो अभी तक चलते आए। जी। जी। अजीत जी, इस लाइव चैट को हम ओवर करें उसके पहले एक सवाल और है जो राजनीति और कह लें कि नॉर्थ ईस्ट जो माना जाता है कि शांत प्रदेश है, शांत राजनीति है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है मणिपुर, जहां आजकल में सियासत वहां की बड़ी गर्म हो गई है और वहां के कुछ विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं। माना जा रहा है कि जो वर्तमान वहां की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ नाराजगी निकल करके आ रही है। इसके पीछे, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है आपके हिसाब से? स्वाधीन, मैं भी देख रहा हूँ इस खबर को। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री को वीरेंद्र सिंह को बदला जा सकता है। तम हालांकि वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो वहां पर यार बड़ा दुखद है। मणिपुर हमारे उसका एक अभिन्न अंग है हमारे देश का। और वहां पर जो हो रहा है, एक साल से ज्यादा हो गया। मई जी, 2023 में घटनाक्रम शुरू हुआ था। और घटनाक्रम देखो वहां पे क्या है कि मैतेई समाज जो है वो बहुसंख्यक है। और जो कुकी समाज है जी, वो मतलब कम, उसमें उनको एक आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई समाज चाहता था हमें भी मिले। जी, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनके बारे में भी सोचा जाए। उससे तब से वहाँ पे हिंसा भड़क गई। अब सरकार की दिक्कत क्या है कि सरकार वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री को एकदम हटा देती, तो वो भी बात नहीं संभल पाती, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री हैं बहुसंख्यक जी, उसके हैं। और आपको पता है कि बीजेपी का जो राजनीति है, बीजेपी किसी भी उसमें मैसेज नहीं देना चाहती कि हम दबाव में आ गए हैं। और वो म्यांमार से जी, लगी जी, हुई सीमा है मणिपुर की। वो दूसरे जो जी, लोग जी, हैं कुकी इंटरनेशनल वगैरह, बॉर्डर है वो जो आप तो कह कई सकते सारे, हाँ, कई सारे लोग, दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब अ, अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मणिपुर का जिक्र किया था। मणिपुर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इस बार इसको लेकर बहुत सीरियस मुझे लग रही है। अगर मुख्यमंत्री को बदलने से कोई वहाँ पे समाधान निकलता है, या वहाँ के लोगों को बुला के उनसे डिस्कस करके कोई रास्ता निकलता है, तो मेरा मानना है बड़ा संवेदनशील प्रदेश है। वहाँ पर एकदम कहना कि साहब मुख्यमंत्री बदल दो। वहाँ उस बहुत पहले भी वहाँ अभी नहीं, कई साल पहले भी जब वहाँ हिंसा होती थी, तो उसको सँभाल पाना बड़ा मुश्किल होता था। कांग्रेस भली बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, कांग्रेस उस पे राजनीतिक रोटियाँ सेक जी, रही है, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी वहाँ बड़ी हिंसाएँ हुई हैं। तो इसलिए मणिपुर का जो मामला है, मुझे लगता है कि अभिभाषण में सरकार ने उसको जानबूझ के डाला है। और जिससे कि अब उसमें कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही होगी, जिससे कि उस प्रदेश में शांति बहाली लौटे और फिर से स्थिति सामान्य हो।
तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री को बुलाया होगा, उनको वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनको भी, वो भी दिल्ली में ही हैं। तमाम बातें जी, चल रही हैं, तो कोशिश यही हो रही है कि मणिपुर में शांति लौटे। सरकार अब एक अपनी तरफ से पहल दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सीरियस है। हो सकता है कि अब जैसे गृह मंत्री उसमें सक्रिय हो गए हैं, उसको वो प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, तो मेरा जी। अपना अनुमान है कि ये मामला आने वाले दिनों में जल्दी सॉर्ट आउट होगा। अब वीरेंद्र सिंह हटेंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वहाँ पे एक बड़ी जी। एक ये है कि चिंता का विषय ये है कि हाँ, वहाँ पर आप सही कह रहे ऐसा हैं, वीरेंद्र सिंह वहाँ के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर या फेमस चेहरे रहे हैं। अगर आप सही कह रहे हैं, तो वो एक बड़ी मुश्किल आएगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर मणिपुर का जिक्र किया गया है, तो वो सरकार की तरफ से ही किया गया है। इसका मतलब जी, सरकार को लग गया है कि मणिपुर का मामला अब हमको छोड़ना नहीं है। तो मणिपुर को लेकर सरकार के जो सरकार का जो सरकारी तंत्र है वो काम कर रहा है। ऑफिसर्स उसमें लग गए होंगे, होम मिनिस्टर उसमें जुटे पड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उस पे नज़र रख रहे होंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जल्दी मणिपुर को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार करेगी और उससे जिससे कि वहाँ पर शांति बहाली लौटे और ये मुद्दा खत्म। ऐसा मेरे को लगता है कि सरकार बहुत गंभीर है इस बार मणिपुर के इश्यू को लेकर। जी, जी। चलिए, ये तो वक़्त ही बताएगा कि सरकार का मणिपुर को लेकर के क्या रुख रहेगा। राजनीतिक जो मुद्दे चल रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस की सियासत हो, उन सारे मुद्दों पे आपने बहुत ही विस्तार से आपने इनसाइड स्टोरीज बताई। दर्शकों, शुक्रिया। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।